हेलो हेलो, वेलकम टू लेगेसी। हैप्पी दिवाली आप सभी को। अभी तक हम देख चुके हैं रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, रिसर्च में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, किस तरह की डेफिनेशन होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है, कुछ टर्म्स रिसर्च के हम देख चुके हैं। लेकिन जो रिसर्च होती है वो हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्री में होती ही होती है। डॉक्टर भी रिसर्च करते हैं नई बीमारियों को ठीक करने के लिए, नई मेडिसिन बनाने के लिए। लेकिन जो धंधा होता है, जो बिजनेस होता है, उसमें रिसर्च किस तरीके से काम आती है, रिसर्च को किस तरह से यूज करना है, उसकी रिसर्च अच्छी होती है लेकिन उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं, उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। उसको इन सारी चीजों को इस यूनिट में हम देखने वाले हैं। ये जो पूरा यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी है समझने के लिए। इसको शांति से समझ लेंगे, नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे, नहीं समझ आया वापस वीडियो देख लेंगे, चैप्टर खत्म। आप इसको बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड द रिसर्च अंडरस्टैंड। सुनने में बहुत आसान लगता है कि आप रिसर्च कर लो, फैसला ले लो। रिसर्च करना, सही रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत ज्यादा महंगा एंडेवर होता है, उसे हर कोई नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स ही बिजनेस रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है किस क्वेश्चन को किस तरह से पूछना है, डेटा को किस तरह से रिट्रीव करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है और फिर उससे फैसला कैसे लेना है, डिसीजन कैसे लेना है। वो इफेक्टिव और ट्रेंड मैनेजर्स को ही आता है। तो जो रिसर्च है वो सही तरीके से बिजनेस को के काम आ सके, बिजनेसमैन के काम आ सके, वो जरूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिसर्च। जो बिजनेस रिसर्च होती है उसके कुछ फायदे होते हैं। पहला ये कि जो मैनेजर है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। उसको पता होता है कि जो फैसला वो ले रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि उसके पास सपोर्टिंग रिसर्च से डेटा आ चुका है। उसकी जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, और जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो सकता है, उसको कम कर सकता है रिसर्च को यूज करके, क्योंकि उसको पहली चीजें पता चल जाती है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या चीज हो सकती है। वो दूसरे लोगों से थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, अपनी कॉम्पिटेटिव पोजीशन अच्छी कर सकता है। और जो कस्टमर है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, और अगर कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई आपकी, तो फिर आप बिजनेस को और अच्छा कर सकते हो, कस्टमर के हिसाब से सारी चीजें कर सकते हो, तो कस्टमर आपसे खुश होगा और आपको और प्रॉफिट बनने लगेगा। तो अभी हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है रिसर्च का मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में। तो पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के डिसीजन होते क्या हैं, फिर रिसर्च उसमें कैसे इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट के एरियाज क्या क्या होते हैं जहां से फैसले लेने पड़ते हैं एक मैनेजर को, अलग अलग रिसर्च के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और डिसीजन मेकिंग क्या होती है। लेकिन जो बिजनेस रिसर्च रहती है उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। और आज की तारीख में जब एआई है, कंप्यूटर्स हैं, तो क्या क्या नए ट्रेंड्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो फैसले लिए जाते हैं बिजनेस में, उसमें क्या नए ट्रेंड्स आज की तारीख में हम देख रहे हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है किसी एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना, कोई एक फैसला लेना। ये आसान प्रोसेस नहीं होता है। इसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस रूट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं एक रीजनेबल टाइम के अंदर। इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, या मैं वो भी कर सकता हूँ, या मैं वो भी कर सकता हूँ। एक मैनेजर के पास 100 एम्प्लॉइज हैं, 10,000 करोड़ रुपए हैं, उसको एक नया बिजनेस चालू करना है। अब वो कोई दूसरा बिजनेस भी चालू कर सकता है, या तीसरा बिजनेस चालू कर सकता है, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। तो उन अल्टरनेटिव में से कोई एक को चूज करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं फैसला लेना, जिसे डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। ठीक है। अब जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मैनेजमेंट में अलग अलग चीजों की होती है। मैनेजर को क्या डिसाइड करना होता है कि बिजनेस का ऑपरेशन कैसा होगा, उसका फाइनेंस कैसा होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, बिजनेस का जो कंप्यूटर्स है उसका सिस्टम कैसा रहेगा, सब कनेक्टेड कैसे रहेंगे, बिजनेस की मार्केटिंग कैसी होगी, जो बिजनेस में लोग हैं उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी, क्वांटिटी कितनी रहेगी, उनको कितना पैसा देना है, ये सारी चीजें मैनेजर को डिसाइड करनी पड़ती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा रहेगा, जिससे मैं अपना माल लेकर आऊंगा वो कौन रहेगा, वो कितने प्राइस पर लाऊंगा, उसकी क्या क्वालिटी रहेगी, वो कितना बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा, ये सारे डिसीजन मैनेजर को लेने पड़ते हैं। तो ये कोई इजी टास्क नहीं होता है। तो जो बिजनेस का मैनेजमेंट रहता है, उस मैनेजमेंट के डिसीजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला ये कि वो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज रहती है। जो इंसान होते हैं वे फैसला लेते हैं, अपनी मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव में से एक को चूज करते हैं, जिससे हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है, या हमें लगता है कि पूरा हो सकता है, या तो पूरा हो रहा है या फिर हमें लगता है कि पूरा हो सकता है। ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रहती है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स रहते हैं, उसमें से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो मैनेजर है वो एक सेलेक्ट कर लेता है। अब जो इवेल्युएशन होता है अल्टरनेटिव्स का, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले जितने भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं, सबका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा जाता है। अगर मैं ये करूंगा, इस रूट पे जाऊंगा, तो जो मैनेजर है वो देखता है कि इससे मुझे कितना फायदा होगा, और इसको अप्लाई करने के लिए मुझमें खर्चा कितना आएगा। अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है तो ये जो डिफरेंस सबसे हमारे लिए फेवरेबल जहां पर होता है, हम उस अल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं। आखिरी जो डिसीजन होता है वो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। जो डिसीजन है वो इंप्लीमेंट होता है किसी एक वर्कलोड को, मैनेजेबल वर्कलोड को इंप्लीमेंट करने के लिए। उसका हमेशा एक पर्पस रहता है, और यहाँ पे पर्पस है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। अभी जो रिसर्च है वो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो पहली चीज देखो, जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है और जो रिसर्च है आज की तारीख में एक साथ चल रही है।
कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है वो अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखती हैं कि सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होने वाली है, कहाँ से पैसे आने वाले हैं बिजनेस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलने वाली है, कौन ऊपर रहेगा, कौन सीईओ रहेगा, कौन एमडी रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे काम होगा। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है और जा रहा है वो किस तरह से मैनेज होगा, और स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ किस तरह करेंगे, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। तो 3 मेजर स्ट्रेटेजिक पर्पस होते हैं जिसमें रिसर्च अपना काम करती है। पहली बात, जो अभी धंधा चल रहा है उसको और बड़ा करने के लिए, कोई नया धंधा चालू करने के लिए, नया बिजनेस चालू करने के लिए, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज हैं, जो अभी हम काम करते हैं, जो काम करने के तरीके हैं, उसको और अच्छा और डीप करने के लिए। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप जब एक्सपांड करते हो, तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो सपोर्ट करता है। सपोर्ट इंक्लूड्स मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट्स, improve customer acceptance, अडाप्ट करता है them to the different market standards और regulation, using different और new raw materials और changes in manufacturing processes। मतलब जब हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को अच्छा करने की कोशिश करते हैं रिसर्च की मदद से, तो हम नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो कस्टमर का एक्सेप्टेंस है उसको अच्छा कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, हमारे रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, जो रेगुलेटरी एक्टिविटीज हैं उससे अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारी कॉम्पिटेटिव पोजीशन अच्छी हो जाती है हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर। जो हमारा बिजनेस है वैसा ही है, लेकिन हमारी कॉम्पिटेटिव पोजीशन जो हमारी स्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाती है। एक्सप्लोरिंग न्यू बिजनेसेस, ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज नए बिजनेस करने के लिए, एग्जिस्टिंग नई टेक्नोलॉजीज, या तो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है या फिर नई टेक्नोलॉजीज को निकालता है रिसर्च हमारे पास, रिसर्च के से हमारे पास आती है। जो नया बिजनेस होता है वो या तो कंपनी का हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए नया हो सकता है। रिसर्च आपको बिल्कुल नई चीज भी दे सकती है, अगर आप रिसर्च करते रहते हो नया तरीका आपके पास आ जाता है कुछ करने का। फिर जो हमारी करंट कैपेसिटीज हैं उसको और अच्छा करने की हम कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारी जो बिजनेस में परसीव्ड अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसको हम सीज कर सकें और बिजनेस का फायदा हो सके और हमारी कॉम्पिटेटिव पोजीशन जो है उसको और अच्छा कर सके। जो रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड मैनेजमेंट डिसीजंस फॉर पोजीशन इन द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री की स्टेट रहती है उसके हिसाब से रिसर्च अलग अलग स्टेज पर अलग अलग हेल्प करती है बिजनेस की फैसला लेने के लिए। तो इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल कैसी रहती है, पहले इंडस्ट्री शुरू होती है, फिर वो ग्रोथ पे जाती है, फिर मैच्योरिटी पे जाती है और फिर डिक्लाइन पे जाती है। मतलब क्या हुआ, जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट, आपको लग रहा है सर ये बिजनेस से कैसे रिलेटेड है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। कुछ साल पहले तक 2009 8 10 तक इलेक्शन का मैनेजमेंट इंडिया के अंदर नहीं होता था, लेकिन आज की तारीख में बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो कि इलेक्शन का मैनेजमेंट करती हैं, जिनकी पूरी टीम रहती है 1000 2000 लोगों की। वो एक स्टेट में जाते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं और इलेक्शन को मैनेज करते हैं। वो जीतना गारंटी नहीं करते, इफेक्टिव मैनेजमेंट को गारंटी करते हैं। वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी चीजें बताते हैं। और वो जो उनकी फीस रहती है वो 10 20 करोड़ नहीं रहती है, 1000 2000 3000 करोड़ तक की उनकी फीस रहती है। तो जब ये इंडस्ट्री शुरू शुरू में चालू करी गई थी तो वो स्टार्टअप था, फिर जब उसमें और लोग आने लगे, ग्रोथ हुआ, फिर जब बहुत सारे लोग आ गए, अच्छा पैसा बनने लगा, तो मैच्योरिटी हुई। लेकिन जब मैच्योरिटी हो जाती है उसके बाद डिक्लाइन आता है, वो इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है, मर जाती है। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो हर एक स्टेज में रिसर्च बिजनेस डिसीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ फायदे फायदे करता है। कैसे, जब इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, जब इंडस्ट्री नई नई चालू हुई रहती है, तो जो रिसर्च है वो बिजनेस डिसीजन लेने में ऐसे हेल्प करती है कि कोई नया बिजनेस चालू करने के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए और अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश करने के लिए हेल्प करता है। जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है, मतलब सब लोग पैसा बना रहे हैं, उस केस में रिसर्च हेल्प करती है कि आप अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको कैसे ग्रो कर सकते हो, अपनी पोजीशन को सस्टेन कैसे कर सकते हो, अपने जो पोटेंशियल है, जितना आप जो आप कर सकते हो उसको पूरी तरह से एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो, अपनी कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हो, अच्छे अच्छे फीचर्स कैसे दे सकते हो। जब मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है, मतलब इससे ज्यादा और ग्रोथ नहीं हो सकती, ये इसका मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उस पॉइंट पे रिसर्च ऐसे आपको हेल्प करती है कि आप ऐसे पोजीशन बना सकते हो अपनी कॉम्पिटेटिव पोजीशन कि कोई और आपकी जगह पे ना पाए, आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, इस तरह से फोकस कर सकते हो कि आपकी जगह कोई और ना ले, आपकी कॉस्ट को कम कर सकते हो, अपने बिजनेस को रिवाइव करने में हेल्प करती है आपको रिसर्च। फिर डिक्लाइन, जब पूरी इंडस्ट्री डाउन जा रही है, सबको लॉस हो रहा है, लोग बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, कंपनीज बंद हो रही है, उस केस में रिसर्च हेल्प करती है कॉस्ट को कम करने के लिए, अपने प्रॉफिट को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोडक्ट को रिन्यू करने के लिए, ताकि आप कॉम्पिटिटर्स को निकाल सको इंडस्ट्री में से। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई और आपको निकाल देगा। इसमें इसलिए इस स्टेज पर रिसर्च आपको हेल्प करती है कि आप कॉम्पिटिटर को बाहर निकालते जाओ, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, तो आप बने रहो अपनी जगह पे। ये हेल्प करता है रिसर्च आपकी। अब मैनेजमेंट एरिया डिसीजन मेकिंग के क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस रहते हैं उसमें होता है कि आपको प्लान करना है बिजनेस कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है। फिर जो मैनेजर है उसको लीड करना है लोगों को। मैनेजर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉटम लेवल का, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, बॉटम लेवल का, सारे मैनेजर्स को अपना काम करना पड़ता है और ओवरऑल कंट्रोल देखना पड़ता है कि जो प्लान हुआ है वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब मार्केटिंग हम देखते हैं,
अलग अलग एरियाज होते हैं डिसीजन मेकिंग के। तो जो पहला मार्केटिंग है, इसमें क्या होता है कि हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं। पहले हम समझते हैं कि कस्टमर और कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग, उनका बिहेवियर किस तरह का है, मार्केट में लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं, किस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड्स किस तरह के हैं, हमारी ब्रांडिंग पोजिशनिंग किस तरह की है, हमारा फीचर एट्रीब्यूट बेनिफिट एनालिसिस किस तरह का जा रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेकर। फिर हम सेल्स की फोरकास्ट करते हैं कि मुझे कितनी सेल्स हो सकती है, उसके साथ में प्रोडक्शन करता हूँ। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर मेजर करते हैं प्रमोशन की इफेक्टिवनेस कितनी, जो हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उससे कुछ असल में फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि रिसर्च अनेबल्ड होते हैं, रिसर्च से ये होते हैं। प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग करनी पड़ती है, उसका कंट्रोल एनालिसिस करना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल के रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज है, डेवलपमेंट, अगर आपको कोई नई प्रोडक्ट लाइन बनानी है उसका डेवलपमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब जो रॉ मटेरियल मैं किसी से खरीदता हूँ तो मैं किससे खरीदूंगा, किस रेट पे खरीदूंगा, वो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है कि जो मैंने लोगों से खरीद लिया उसको अब मैं किस तरह से सेव कर रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी मुझे लेकर आनी है, उसको कहाँ पे स्टोर करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, उसको किस तरीके से रखना है। आपको इजी लग रहा है सुनने के लिए कि भाई रख दिया, ला के रख दिया वेयर हाउस में, लेकिन इमेजिन करके देखो जब हजारों प्रोडक्ट्स रहेंगे, हजारों अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट रहेंगे, हजारों क्विंटल की, हजारों टन की क्वांटिटी में रहेंगे, तो कैसे रखेंगे, किस तरीके से सही रखेंगे, खराब हो गया तो, आग लग गई तो, उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर फाइनेंस अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, कितना पैसा कहाँ से आ सकता है। कोई काम करने से पहले बजट बनाते हैं, पैसा कहीं लगाना है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, पैसा बिजनेस चालू करना है तो किसके सोर्स से पैसा आएगा, वो होता है फाइनेंशियल डिसीजन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना पड़ता है, ऑडिटिंग फंक्शन देखने पड़ते हैं, ऑडिटिंग फंक्शन देखने पड़ते हैं। ये सारी चीजें मैनेजमेंट को फैसले लेने पड़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है कि लेबर टर्नओवर रेट कम से कम रहे, मतलब कितने लोग छोड़ कर जा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को साल भर के अंदर, ये कम से कम होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स किस तरह से हैं, लोग कितना काम करना चाह रहे हैं, किस तरह से पे एक्सपेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस का अप्रेजल कैसे हैं, लेबर एफिशिएंसी कैसी है, ट्रेनिंग असेसमेंट किस तरह का है, वेज रेट इंसेंटिव प्लान किस तरह के हमको रखने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है कि हमें क्या कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, रिसोर्सेज कैसे ऑप्टिमल रहेंगी, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो हमारा अभी का प्रोडक्ट है उसको हम इवेल्युएट करते हैं कि वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है या लेस करनी, तो यस, कुछ बढ़ानी तो नहीं है और प्रोडक्ट या फीचर्स इसके अंदर, या नहीं करना है, या प्रोडक्ट ठीक है। फिर जो रिसर्च के अलग अलग टाइप होते हैं और हर एक अलग टाइप की रिसर्च अलग अलग मैनेजमेंट डिसीजन को, अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट डिसीजन को अफेक्ट करती है। देखो रिसर्च किस तरह की रहेगी, उसका जो स्कोप रहेगा डिसीजन मेकिंग वो वेरी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कैसा है, उसका फील्ड ऑफ ऑपरेशन कैसा है, वो किस इन्वायरमेंट में लग रही है। तो अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च है, उसके अलग अलग एरियाज हैं जो कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला होता है इंक्रीमेंटल रिसर्च। इंक्रीमेंटल रिसर्च का मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें हर छोटी बड़ी चीज में आप छोटा छोटा इंप्रूवमेंट बताते हो, स्मॉल एडवांसेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, आपकी प्रोसेस अच्छी हो गई, जो आपकी नॉलेज अच्छी है थोड़ी अच्छी हो गई। एग्जाम्पल क्या हुआ कि जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर मैं ये बॉटल बना रहा हूँ, 4 करोड़ 1 करोड़ की मेरी बॉटल है, इस बॉटल को बनाने की मेरी कॉस्ट 30 लाख रुपए की है, 30 लाख रुपए की थी, अब वो घट के मैंने 10 लाख कर दी तो 90 लाख का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कम कर दी रिसर्च की वजह से, एनर्जी कन्वर्जेशन कंजर्वेशन की तरफ में बढ़ गया। पहले कोई इंसान प्रोसेस का कंट्रोल करता था, अब मैं कंप्यूटर को यूज करके उसका कंट्रोल कर रहा हूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जा रही है। ये जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं ये अकेले कुछ नहीं दिखते, लेकिन जब इनको साथ में ला दिया जाता है तो इससे मीनिंगफुल सेविंग्स बन जाती है और एक मीनिंगफुल स्ट्रेटेजिक रिजल्ट बन जाता है। रेडिकल रिसर्च क्या होती है कि आप बिल्कुल नई चीज ही बना रहे हो, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा इंप्रूवमेंट कर रहे हो, कोई नई चीज ही डिस्कवर कर रहे हो, बिल्कुल उसको नया ही बना रहे हो, जीरो से बना रहे हो। इसकी वजह से आपके पास सब्सटेंशियल टेक्निकल रिस्क, कॉस्ट और टाइम लगता है इसको बनाने के लिए, लेकिन अगर ये आपके पास आ जाए, उसको पूरी तरीके से आप अचीवेबल बना दो, उसमें पूरी रिसर्च पूरी कर लो, तो आपके पास अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट तभी चालू होता है जब एक सक्सेसफुल रिसर्च हो जाए, सक्सेसफुल रिसर्च रेडी हो जाए कि ये चीज हो सकती है और इस तरह से रेडी हो सकती है कि जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है उसमें जो रिस्क है वो एक मैनेजेबल लेवल तक हो, तभी इसको डेवलपमेंट फेज में डाला जाता है, वरना सिर्फ पेपर से बना लिए जाते हैं कि इसे ऐसा करना है, ऐसा करना है, एक्चुअल में अप्लाई नहीं करा जाता है। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, ये सबसे पेनफुल स्ट्रेटेजिक डिसीजन रहता है किसी भी कंपनी के लिए। ज्यादातर कंपनी तो करती भी नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मार्केट लीडर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, वो इस तरह की रिसर्च करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च के जो काम हो रहा है उसको फंडामेंटल लेवल से फिर से शुरू करो कि इसमें क्या गलती हो रही है, क्या गलती रह गई है, अगर शुरू से ही अलग तरीके से शुरू करते तो क्या कर सकते हैं उसकी वजह से। और ये इजी नहीं होता है, ये अगर इसका रिजल्ट आ भी गया तो उसको अप्लाई करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स होती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टिमेट्स होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, वो इसको करती हैं ताकि उनका बिजनेस बेसिक लेवल से, फंडामेंटल लेवल से अच्छा हो जाए या उनके काम करने का तरीका अच्छा हो जाए। फिर टारगेटेड बेसिक रिसर्च क्या होती है,
ऐसी रिसर्च जो कि बेसिक होती है नेचर में लेकिन एकदम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहती है। एग्जांपल व्हाट्सएप ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन जब लाया था तो उसने उसके पहले रिसर्च करी होगी, तो वो थी टारगेटेड बेसिक रिसर्च। ये इंडस्ट्री और गवर्नमेंट यूजुअली साथ में आके करते हैं जिससे कि एक नया टेक्नोलॉजिकल एरा चालू हो जाए और एक नया फीचर ऑल टुगेदर ऐड हो जाए। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? इसका जो रिजल्ट रहता है इस रिसर्च का, वो इंटेंडेड रहता है प्राइमरी टू अ सिंगल और लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ ही प्रोडक्ट्स के लिए वो उसकी जो रिसर्च है वो वैलिड रहती है, कुछ ही मेथड्स के लिए, कुछ ही ऑपरेशंस के लिए अच्छी रहती है। ये जो रिसर्च है, क्या आइडियाज हैं वो डेवलप करते हैं ऑपरेशनल फॉर्म में, इस पे नई प्रोसेसेस बनती हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन जो है वो और अच्छी हो जाती है, नए प्रोडक्ट लाइंस बन जाती है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स नई टेक्नोलॉजी के और ऐड हो जाते हैं। ये अप्लाइड रिसर्च है। जो चीज ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसको आप अप्लाई कैसे करोगे ऑपरेशनल फॉर्म में, ये उसके लिए रिसर्च रहती है। फिर इनोवेशन क्या होता है? नई चीजें करना, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, इवेल्युएशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स। कोई नई चीज बनाना, इनोवेट करना, टेक्नोलॉजिकल चीजें, मटेरियल चीजें, नई चीज बनाना, इसमें सारी एक्टिविटीज आती हैं। प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेकर उसके डेवलपमेंट तक, उसको यूज करने तक जो डिसीजन है वो इंक्लूड करता है। डिसीजन जो रिसर्च के हैं, डिजाइन के हैं, डेवलपमेंट के, मार्केट रिसर्च और टेस्टिंग के सारे आते हैं। लेकिन जो बिजनेस रिसर्च है वो अपने आप में फुल प्रूफ नहीं है, उसके अपने आप कुछ लिमिटेशन, उसकी अपनी कुछ कमियां हैं। पहली क्या हुई कि जो बिजनेस रिसर्च है वो कोई साइंस नहीं है, वो साइंस के टेक्निक्स को यूज करता है जो कि हमेशा एक्यूरेट नहीं होते हैं। जो रिसर्च है उसके रिजल्ट्स वेग होते हैं, क्योंकि हम ये कैरी ऑन किस पे करते हैं? रिसर्च कस्टमर से पूछते हैं आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। और इंसानों की एक टेंडेंसी होती है कि अगर हमें पता है कोई हमें देख रहा है तो हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं या बुरी बातें कम बोलते हैं या कॉन्शियस होकर बात करते हैं। तो रिजल्ट से जो रिजल्ट आते हैं वो हमेशा ट्रू नहीं होते, कंप्लीटली कंप्लीटली रॉ नहीं होते, उसमें एक फिल्टर लगा होता है। जो बिजनेस रिसर्च है वो कभी भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। बिजनेस आपका कम हो रहा है, आपकी सेल्स कम हो रही है, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, ये आपको पता चल जाएगा रिसर्च से, लेकिन वो क्यों कम आ रहा है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये असिस्ट करता है डिसीजन लेने में, सॉल्यूशन नहीं देता। अगर रिसर्चर जो है उसकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई तो वो सही से डेटा कलेक्शन नहीं कर पाएगा, सब चीजें फेल हो जाएंगी। कई सारे जो एग्जीक्यूटिव रिसर्चर्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका एक्सपीरियंस भी कम होता है, तो वो सही तरीके से रिसर्च करते नहीं, केयरलेसली रिसर्च कर लेते हैं। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उससे उनको जो डेटा मिलता है वो बिजनेस के काम नहीं आ सकता, क्योंकि बिजनेस का काम रिसर्च करना बहुत ज्यादा पैसे वाला काम होता है। उसमें टाइम और कॉस्ट का कंस्टेंट बहुत ज्यादा लगता है, हर कोई फॉर्म नहीं कर सकती, बहुत पैसा लगता है रिसर्च करने में, एक मीनिंगफुल रिसर्च करने में। हजारों लाखों लोगों से आपको पूछना पड़ता है सवाल, उनसे रिजल्ट आता है, फिर उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए एक्सपर्ट्स लगते हैं, तो ये बहुत महंगा एंडेवर होता है। तो अगर आपने सही से नहीं करा तो आप इतना आपने पूरा प्रोसेस कर लिया और असल में आप कुछ रियल नहीं कर पाते हो रिसर्च के बाद, ये इतना महंगा होता है। इसके लिए लोग यूजुअली सेकेंडरी डेटा पे रिलाय करते हैं अपने फैसले लेने के लिए। सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या क्या रहता है? इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स रहते हैं, ट्विटर पे क्या चीज चल रही है, इंटरनेट पे लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हैं, किस चीज को कम खरीद रहे हैं, बजट में कितना एलोकेशन कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, बैंक में कितना पैसा डाल रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, कितना गोल्ड में डाल रहे हैं। ये सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा रहता है। इसको यूज करके फर्म्स अपने फैसले लेती हैं जब उनके पास प्राइमरी डेटा निकालने के लिए रिसर्च करने के पैसे नहीं होते। यूजुअली छोटी फर्म्स के पास नहीं होते, बड़ी बड़ी फर्म से रिसर्च कर सकती हैं। आज की तारीख में डिसीजन मेकिंग में कई सारे ट्रेंड्स देखे गए जो कि रिसर्च के थ्रू हो रहे हैं। वो क्या है? आज की तारीख में जो एम्फेसिस है वो ऐसा मॉडल बनाने की तरफ है कि आप ऐसा बिजनेस का मॉडल बनता है जिसमें आप मैथमेटिकल एनालिसिस, कंप्यूटर्स और एक पूरा मॉडल बना दो बिजनेस के, कि ये चीज ऐसे होगी, वो चीज वैसे होगी, प्रॉपर मॉडल हो और वो पूरा बिजनेस उसी तरीके से रन करे। मैथ्स, मैथमेटिक्स और उसके टूल्स और जो कंप्यूटर है उसको बहुत यूज करा जा रहा है फैसला लेने के लिए। जो डिसीजन है उसको इवेल्युएट करा जाता है कि जो हमने सोचा था क्या हमने पाया है उस मैट्रिक्स पर, और उसको मेजर करने के लिए, ये देखने के लिए कि हमने जो सोचा था वो पाया है कि नहीं, तो हमें चीजों को, रिजल्ट को मेजर करना है। अगर एम्प्लॉयज हमारे सेटिस्फाइड है या नहीं वो हमें चेक करना है, तो उनके सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसमें कंसिडरेबल प्रोग्रेस होती रही है कि कैसे आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं, जो चीजें एक्सपेक्टेड थी उसको आप कैसे मेजर करोगे। तो जो ट्रेंड्स है उसको समराइज करा गया। आज की तारीख में कंपटीशन बहुत ज्यादा कंपनीज फेस कर रही है, नेशनल, इंटरनेशनल। तो कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रही हैं अपने नए प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स लाने के लिए। उसके लिए एक ट्रेंड ये है कि पूरी इंडस्ट्री जो है टेक्निकल एक्सपर्ट्स को ज्यादा पैसे दे रही है, उनको ज्यादा इन्वॉल्व कर रही है अपने फैसले लेने के लिए। अलग अलग फर्म जो है वो साथ में आ जा रही है ताकि अच्छा प्रोडक्ट बना सके, अच्छी प्रोसेसेस ला सकें और ऐसी चीज दे सकें जिससे उनका कॉम्पिटिशन भी कम हो जाए और कस्टमर्स भी बढ़ जाएं। जैसे कि वोडाफोन आइडिया साथ में आ गए। फिर एक शार्प इंक्रीज हो रहा है मैकेनिज्म्स में, जिससे कि लोग या फर्म्स जो हैं वो रिसर्च के लिए पैसा एक साथ ला सकें और पूरी इंडस्ट्री में रिसर्च कर सकें। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो और अच्छा होता जा रहा है। रिसर्च की जो रिसोर्सेज है वो पूलिंग टुगेदर हो रही है ऐसा कि क्रिटिकल मिनिमम मास हो जाए।
इतना पैसा हो जाए कि एक मिनिमम रिसर्च तो हो सके और डिसिप्लिनरी रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी हो रही है। ये एक ट्रेंड में आ गई है बात। करंट ट्रेंड्स क्या क्या है डिसीजन मेकिंग में जो कि रिसर्च के थ्रू होती है? पहली चीज कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो टूल्स और मॉडल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है उसके अंदर। साइंटिफिक टूल्स और अलग अलग मॉडल्स बिजनेस को कैसे रन करना है उनका बहुत यूज हो रहा है। बिहेवियरल साइंस का एप्लीकेशन हो रहा है कि लोग किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं, क्या चीज पसंद करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, उसको बहुत यूज करा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव काम को करने के लिए भी। और जो कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली यूज हो रहे हैं फैसले लेने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए, वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशन का भर के यूज हो रहा है फैसले लेने के लिए। दिस वाज द चैप्टर रिसर्च क्यों जरूरी है, उसके क्या लिमिटेशंस रहते हैं, ये हमने इस पूरे चैप्टर में देखा है। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। हाँ, तो इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है बिजनेस रिसर्च में कि जो मैनेजर है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? फैसला लेना। मैनेजमेंट डिसीजंस जो होते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस उसमें आप सिलेक्शन करते हो अल्टरनेटिव्स का, इसमें आप अलग अलग अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हो, ये रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। जो मैनेजमेंट का डिसीजन रहता है वो रिसर्च जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के साथ मिली है। 3 बेसिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक पर्पस है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सपांड करना, नया बिजनेस बनाना, या फिर जो हमारी करंट कैपेसिटीज है उसको और डीपन या ब्रॉडन करना। जो रिसर्च बेस्ड मैनेजमेंट डिसीजंस है वो इंडस्ट्री की जो लाइफ साइकिल है उसके हिसाब से होते हैं। जब इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन स्टेज पे होती है तो नया बिजनेस बनाना, ग्रोथ के केस में नए प्रोडक्ट्स देना, अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मैच्योरिटी में अपनी पोजीशन को बचा के रखना और डिक्लाइन में कॉम्पिटिटर्स को बाहर करना। ये फैसले लेने के लिए रिसर्च आपको हेल्प करता है। अलग अलग एरियाज होते हैं डिसीजन लेने के लिए। मार्केटिंग में कि हम किस तरह से मार्केटिंग करें, प्रोडक्शन में कितना बनाए, किस तरह से बनाए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा रहेगा, फाइनेंस में पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स में लोग कैसे होने चाहिए, उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, उनको कितना पैसा देंगे, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कि क्या हम नया प्रोडक्ट बनाए उसमें कितनी रिसोर्सेज लगाने हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका एवेल्युएशन किस तरीके से रहने वाला है। फिर अलग अलग टाइप्स की रिसर्च रहती है। इंक्रीमेंटल रिसर्च, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हर चीज में। रेडिकल, एकदम नई चीज का रिसर्च। फंडामेंटल, जीरो लेवल से हम देखते हैं कि क्या चीजें गलत हैं क्या चीजें सही हैं, सब नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल होता है। टारगेट बेसिक रिसर्च होती है जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री एक साथ आके चालू करते हैं। अप्लाइड रिसर्च होती है जो रिसर्च है उसको आप ऑपरेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। इनोवेशन, कोई नई चीज को ढूंढना, नए तरीके को ढूंढना चीजों को करने की। रिसर्च जो है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है कि वो वेग होता है, वो सोल्यूशन नहीं देता है, वो साइंस नहीं है एग्जैक्ट। ये अगर रिसर्चर सही तरीके से ट्रेंड नहीं है तो सही सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम और कॉस्ट कंज्यूमिंग चीज होती है। नए नए ट्रेंड्स क्या क्या आ रहे हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो लोग रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स को लगा रहे हैं, फर्म्स जो है वो साथ में आ रही हैं, अलग अलग रिसर्च कर रही हैं, अपने रिसोर्सेज को एक साथ ला रही हैं ताकि कॉम्पिटिटर को निकाल सके और अच्छा कस्टमर का अटेंशन अपनी तरफ ला सकें। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म बन गए जिससे कि फर्म्स पैसा एक साथ ला सकती हैं रिसर्च करने के लिए और उस रिसर्च को यूज करके बिजनेस कर सकती हैं। करंट ट्रेंड्स क्या क्या हैं कि बहुत सारे टूल्स और मॉडल्स को यूज करा जा रहा है। बिहेवियरल साइंस की एप्लीकेशन करी जा रही है बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में भी, और कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशंस को इंक्रीजिंगली यूज करा जा रहा है फैसले लेने के लिए। दिस वाज द चैप्टर। टेक केयर, हैप्पी दिवाली। दिवाली जो होती है इट इज नॉट जस्ट अबाउट द विक्ट्री ऑफ राइट ओवर रॉन्ग। इट इज अबाउट कि अगर आप कितने भी कमजोर हैं और जो सामने वाला है वो बहुत ज्यादा ही, सबको पता है कि बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है, आप में विल पावर होनी चाहिए कि आप कुछ भी करो, लड़ जाओ। और जब आपकी पूरी जर्नी है, जब आप उसको इवेंचुअली पूरा कर देंगे तो वो इतनी इंस्पायरिंग होगी कि जनरेशंस तक लोग सोचेंगे, समझेंगे आपकी चीजों को पर इवेल्युएट करेंगे हर एक चीज में कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। तो ये पूरी जर्नी है, आप अपने सही पर बैठे रहिए, अपने सही पर स्टिक रहिए और कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहिए। दिस वाज द क्रश ऑफ दिवाली। हैप्पी दिवाली, विशिंग यू लाइट थ्रू द डार्कनेस। टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।